नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हिंदी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक साहित्य को डिस्कस करेंगे और साहित्य को इस तरीके से देखेंगे कि मात्र एक ही वीडियो में पूरे साहित्य को कवर किया जाएगा। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो साहित्य को देखिएगा, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, तो साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। बांटने वालों ने तो कई कई भागों में बांटा था। किसी ने 3 भाग में, किसी ने 4 भाग में, किसी ने 5 भाग में, किसी ने तो 11 भाग में भी बांट दिया था। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने साहित्य को कितने भागों में बांटा था? 11 भागों में बांटा था। लेकिन सर्वमान्य कौन सा है कि जो 4 भागों में बांटा गया था। अब बात आएगी कि जो 4 भागों में बांटा गया था, ये 4 भागों में बांटा किसने था? तो जो 4 भागों में बांटा था वो किसने बांटा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा था। किसने बांटा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। अब अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आई है तो उनकी एक पुस्तक है, जो फेमस पुस्तक है उसको याद रखिएगा। उनकी एक पुस्तक कौन सी है? चिंतामणि। उनकी पुस्तक कौन सी है? चिंतामणि। अभी चिंतामणि हमें याद कैसे रहेगी? तो जब वो साहित्य को बांट रहे थे ना, जब वो साहित्य को क्या कर रहे थे, बांट रहे थे, तो बड़ी चिंता कर रहे थे ना कि साहित्य को बांटा कैसे जाए, साहित्य को कितने भागों में बांटा जाता है। तो बहुत चिंता कर रहे थे, बहुत चिंता कर रहे थे, मतलब चिंतामणि उनकी क्या हो गई थी? पुस्तक हो गई थी ना। आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा। इनकी पुस्तक क्या है? चिंतामणि है। तो साहित्य को देखिएगा किन किन भागों में बांटा गया है। साहित्य को अगर देखा जाए, जैसे होता है भूत, भविष्य, वर्तमान, उसी तरह साहित्य को नॉर्मल बांटा गया है। जैसे आदिकाल, मध्यकाल और क्या होता है? आधुनिक काल। लेकिन जब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल बांटे ना, तो मध्यकाल को ही क्या कर दिए थे? 2 भागों में बांट दिए थे। जो मध्यकाल था उसी को कितने भागों में बांट दिए? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन सा हो गया? पूर्व मध्यकाल और एक क्या हो गया? उत्तर मध्यकाल। एक पूर्व मध्यकाल और एक को क्या बांट दिया उन्होंने? यानी मध्यकाल को ही 2 भागों में बांट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मध्यकाल को एक को उन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल और एक को उन्होंने क्या कहा? उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व काल है उसी को क्या कहा जाता है? भक्ति काल। और भक्ति काल को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। और जो उत्तर मध्यकाल है उसी को क्या कहा जाता है? रीतिकाल। और रीतिकाल को ही क्या कहा जाता है? रसों का काल। अब बात आएगी कि भक्ति काल को स्वर्ण काल यानी किसने कहा था? तो स्वर्ण काल जो जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने 11 भागों में बांटा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही पूर्व मध्यकाल को यानी क्या कहा था? भक्ति काल को स्वर्ण का काल कहा था। अब इनके टाइम पीरियड भी देख लेते हैं, टाइम पीरियड भी पूछी जाती है। तो जो आदिकाल का समय माना जाता है वह कितना माना जाता है? 1000 से 1350। मानने के लिए कई लोगों ने माना है, लेकिन सर्वमान ये माना जाता है कि 1000 से 1350। और जो मध्यकाल है वो कहाँ से माना जाता है? 1350 से लेकर 1850 तक। और जो आधुनिक काल है वह 1850 से अब तक माना जाता है। वो कहाँ से? 1850 से अब तक माना जाता है। जब मध्यकाल को 2 भाग में बांटे तो ये टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगी। तो जब पूर्व मध्यकाल का पूछे तो बता दीजिएगा 1350 से 1650 और उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 तक बांट दिया गया है ना। तो आगे देखिएगा इसमें, है ना। तो पूर्व मध्यकाल को ही क्या कहते हैं? भक्ति काल। और भक्ति काल को ही क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। अब जो भक्ति काल है ना, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। जो भक्ति काल, जो स्वर्ण काल है, ये भी कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। तो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक निगुड़ शाखा और एक क्या है? सगुण शाखा। यानी निगुड़ और सगुण में स्वर्ण काल को बांट दिया गया है ना। मध्यकाल था, मध्यकाल में जो पूर्व मध्यकाल था, पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहते हैं, भक्ति काल को ही क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। और स्वर्ण काल को ही कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, निगुड़ और सगुण। अब जो निगुड़ है ना, तो निगुड़ को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। जो निगुड़ शाखा है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब पूछा जाता है कि ज्ञानाश्रयी में कौन कौन कवि आते हैं और प्रेमाश्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं? निगुड़ जो यानी भक्ति से जिनका लेना देना नहीं, वो निगुड़ शाखा में आते हैं। लेकिन जो जिनका लेना देना भक्ति से है, इन्होंने भक्ति का बखान किया, वो सगुण शाखा में आते हैं। तो निगुड़ और सगुण। तो पहले निगुड़ को देखते हैं, निगुड़ में कौन कौन आते हैं। यानी निगुड़ को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और
प्रेमाश्रय। पहले ज्ञानाश्रय को देखते हैं, ज्ञानाश्रय में कौन कौन आते हैं। तो ज्ञानाश्रय में कौन कौन आते हैं, कबीरदास, रैदास और नानक। तीन फेमस लोग हैं, यानी तीन इसमें महत्वपूर्ण लोग हैं, कबीरदास, रैदास और नानक। यह रैदास वही हैं जो किसके गुरु थे, मीरा के गुरु थे। जो रैदास थे वो किसके गुरु थे, मीरा के गुरु थे। कबीर की बात आई तो कबीर की रचना देख लीजिएगा। इनकी रचना कौन कौन सी है, साखी, शबद, रमैनी और बीजक, ग्रंथावली और रचनावली। इसको याद रखिएगा, ग्रंथावली और रचनावली। कवितावली दोहावली उधर जाएगा तुलसीदास के साथ, लेकिन ग्रंथावली और रचनावली किनकी रचना है, कबीर दास की रचना है। अब बात आती है जो कबीरदास, रैदास और नानक, इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा क्या थी। तो इनकी जो भाषा पूछी जाती है ना कि कबीरदास की भाषा क्या थी, तो कबीरदास की जो भाषा है वह सदुक्कड़ी थी। कैसी भाषा थी, सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी थी। क्या थी, पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी। ये पूछा जाता है कि कबीर की या रैदास की या नानक, इन लोगों की भाषा क्या थी, सदुक्कड़ी, पंचमेल, यानी हर भाषा के लोग प्रयोग कर लेते थे, तो सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग ये लोग करते थे। अब देखते हैं प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय यानी जो प्रेम का बखान किए होंगे। प्रेमाश्रय में कौन आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेमाश्रय में कौन आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। अब पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो इनकी मेन पुस्तकें क्या हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये तीन तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अब पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी है, तो किस भाषा में सारी रचनाएं करते थे, अवधी भाषा में। किस भाषा का प्रयोग करते थे, अवधी। और ये लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, सदुक्कड़ी। अब ये अवधी भाषा खत्म की है ना, तो अवधी भाषा का ही प्रयोग अब आगे तक चलेगा, यानी आगे तक अब चलेगा, यानी तुलसीदास भी किसका प्रयोग करेंगे, अवधी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। तो निगूढ़ शाखा हमने देख लिया, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में कबीरदास, रैदास और नानक। प्रेमाश्रय में कौन आ गए, मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी रचना क्या होगी, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। उनकी भाषा क्या होगी, अवधी। इतना ही क्वेश्चन इन लोगों से बन सकता है ना। तो इसमें कबीर की रचना मेन है ना, कबीर की जो रचना है ग्रंथावली और रचनावली, उसको याद रखिएगा। और एक चीज नोट करिएगा, कबीरदास को ही क्या कहा जाता है, वाड़ी का डिडेक्टर कवि कहा जाता है। कबीरदास को ही क्या कहा जाता है, वाड़ी का डिडेक्टर कवि। जैसे मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा। और मीराबाई को क्या कहा जाता है, आदि कवित्री। इसी तरह पूछा जाता है कि कबीरदास को क्या कहा जाता है, तो वाड़ी का डिडेक्टर कवि किसको कहा जाता है, कबीरदास को कहा जाता है। अब देखिएगा सगुण शाखा है ना, सगुण शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। जो लोग कृष्ण की भक्ति करेंगे वो कृष्ण भक्ति में जाएंगे, और जो राम की भक्ति करेंगे वो राम भक्ति में आएंगे। तो राम भक्ति करने वाले आपको एक ही लोग मिलेंगे फेमस ना, कौन है, तुलसीदास। कौन है, तुलसीदास। और इनकी भाषा क्या रहेगी, अवधी। क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा पे ही खत्म किया, तो ये अवधी भाषा अभी तक चलेगी, और लास्ट तक जाते जाते ब्रज भाषा हो जाएगी। तो ब्रज भाषा का प्रयोग फिर ये लोग करेंगे ना। तो ये भाषा बहुत पूछा जाता है, तो अवधी भाषा या अवधी भाषा चलेगी, लेकिन बाद में ब्रज होगी, देख लीजिएगा ना। तो तुलसीदास किस भाषा का प्रयोग करते थे, अवधी। अब इनकी एक रचना विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, उसको अभी देखेंगे। तो ये किस भाषा का प्रयोग करते थे, अवधी भाषा का ही प्रयोग करते थे। तो तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी रचना भी पूछी जाती है, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, रामचरितमानस। सबसे फेमस तो यही है कि रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास ने। रामायण किसने लिखा है, वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखा है, वेद व्यास ने। रामचंद्रिका किसने लिखी है, केशव दास ने। अब देखिए, तो रामचरितमानस हो गया, पार्वती मंगल हो गया, जानकी मंगल हो गया, रामलला नहुच हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। सबसे फेमस इनकी विनय पत्रिका पूछी जाती है। विनय पत्रिका पूछने का रीजन क्या है कि ये सभी भाषाएं, यानी अब तक की किस भाषा में करते थे, अवधी में। लेकिन इन्होंने विनय पत्रिका को किस भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका को किस भाषा में लिखे हैं, ब्रज भाषा में। इसीलिए विनय पत्रिका को पूछा जाता है कि विनय पत्रिका उनकी किस भाषा में, तो उनकी किस भाषा में, ब्रज भाषा की। अब ब्रज भाषा की क्या होगी, यहाँ से शुरुआत होगी। अब जब ब्रज भाषा की शुरुआत हो गई, तो अब अगले शाखा में भी यही ब्रज भाषा चलेगी। तो ये जो कृष्ण भक्ति के लोग हैं यानी सूरदास, रसखान, मीरा, ये लोग किस भाषा का प्रयोग करेंगे, ब्रज भाषा का ही प्रयोग करेंगे। तो कृष्ण भक्ति में कौन कौन लोग हैं, सूरदास है, रसखान है और कौन है, मीरा है। सूरदास है, रसखान है और कौन है, मीरा है। तो देखिएगा, सूरदास, रसखान और मीरा, ये लोग किसके हैं, कृष्ण भक्ति के। किसमें है,
कृष्ण भक्ति में। कौन कौन? सूरदास, रसखान और मीराबाई। सूरदास को क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का कवि कहा जाता है, वात्सल्य रस का जनक कहा जाता है। वात्सल्य रस का जनक किसको माना जाता है? सूरदास को माना जाता है। खंजन नयन कवि भी किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। सूरदास की पुस्तक देख लीजिएगा। पूछे कृष्ण भक्ति के प्रमुख यानी प्रवर्तक कौन थे? तो यही थे, सूरदास ही थे। इनकी रचना देखिए, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी इनकी क्या है? फेमस पुस्तकें हैं। रसखान की देखिएगा, सुजान, प्रेम वाटिका, दामलीला। सबसे मेन इनकी प्रेम वाटिका किसने लिखी है? रसखान। मीराबाई का देखिएगा, गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद का टीका। यदि आप गीत गोविंद पे ही रोक देंगे तो गीत गोविंद जयदेव की है ना, तो गीत गोविंद का टीका पूरा याद रखिएगा। गीत गोविंद का टीका और नरसी जी का मायरा, इनकी फेमस रचनाएं हैं। गीत गोविंद का टीका और नरसी जी का मायरा किसका है? मीराबाई। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। मीराबाई को क्या कहा जाता है? आदि कवित्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि कवित्री कहा जाता है। राग सोठा के पद भी इन्हीं के। सूरदास के गुरु का नाम क्या हो गया? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का क्या नाम हो गया? वल्लभाचार्य। कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? रामदास। कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? रामदास था। और अगर देखा जाए तो सूरदास के गुरु कौन हो गए? वल्लभाचार्य। अब देखते हैं आदिकाल, है ना। हमने मध्यकाल को देख लिया। मध्यकाल में जितना पढ़ना था उसको हमने पढ़ लिया। इसमें का रीतिकाल छूट रहा है, उसको अभी देखेंगे। मध्यकाल में जो पूर्व मध्यकाल था, पूर्व मध्यकाल को हम लोग खत्म कर लिए। अब आदिकाल देखते हैं, जो 1000 से 1350 था। जो आदिकाल 1000 से 1350 था, उसको देखते हैं ना। आदिकाल, आदिकाल को ही कई नामों से जानते हैं। जो आदिकाल है यानी जो प्रारंभिक काल है, आदिकाल है, जो 1000 से 1350 तक चला था, इसी को कई अन्य नामों से जानते हैं ना। इसी को क्या कहा जाता है? चारण काल भी कहा जाता है, वीर गाथा काल भी कहा जाता है, बीज वपन का भी काल कहा जाता है और सामंत काल भी कहा जाता है। अब इनको अगर चारण काल, वीरगाथा काल, बीज वपन काल कहा जाता है, सामंत काल कहा जाता है, तो पूछा यह जाता है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? वीरगाथा काल किसने कहा था? बीज वपन काल किसने कहा था? और सामंत काल किसने कहा था? तो जो सामंत काल है वो किसने कहा था? राहुल सांस्कृतायन ने कहा था। जो सामंत काल कहा था वो किसने कहा था? राहुल सांस्कृतायन ने कहा था। स से सामंत और सा से सांस्कृतायन। बीज वपन का काल किसने कहा था? महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो राम थे, कैसे थे? एक वीर थे ना, उनकी गाथा क्या थी? वीरों की गाथा, यानी राम क्या थे? वीर थे। यानी वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन वही है जिन्होंने साहित्य को 11 भागों में बांटा था। जॉर्ज ग्रियर्सन वही है जो पूर्व मध्य काल को क्या कहा था? स्वर्ण काल इन्होंने कहा था। आदिकाल के कुछ और कवि देखिए ना, आदिकाल के कुछ कवियों को देख लीजिएगा। जैसे आदिकाल के कवि को पूछा जाता है कि यह कवि किस काल के हैं। जैसे कबीर को पूछा जाए तो कबीर कहीं न कहीं मध्यकाल के हो गए, लेकिन अमीर खुसरो को पूछे तो वो अमीर खुसरो किस काल के कहलाएंगे? आदिकाल के कहलाएंगे। किस काल के कहलाएंगे? आदिकाल के कहलाएंगे। इसमें जो राइटिंग है यानी जो लिखावट है उसमें अशुद्धि हो सकती है ना, क्योंकि जिस बालक ने लिखा उन्होंने बहुत अशुद्धि की। तो खैर आपको नोट्स यानी आपको कंटेंट चाहिए ना, कंटेंट में जो चीज़ें बता रहे हैं इसको आप खुद नोट कर लीजिएगा। तो आदिकाल के कुछ कवि को देखिएगा, जैसे अमीर खुसरो। सबसे मेन कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वही है जिनका जन्म कासगंज एटा में हुआ था। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है। यही हमसे पूछा जाता है कि तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो कहा जाता है। अमीर खुसरो वही है जिसको तबला वादक है ना, यानी तबला का जनक माना जाता है ना। मुकरी के तबला, मुकरी और खड़ी बोली का क्या माना जाता है? इनको जनक माना जाता है। तो अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है। सरापा भी आदिकाल के कवि हैं, विद्यापति भी आदिकाल के कवि हैं, चंद्रबरदाई भी हैं, नरपति नाल भी हैं और क्या है? जगनीक भी है। तो सरापा है आदिकाल की, लेकिन इनकी रचना भी तो पूछेगा। तो रचना इनकी क्या हो जाएगी? दोहा कोश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोहा कोश। सरापा की जो रचना है वो कौन है? दोहा कोश। विद्यापति की जो रचना वो कौन कौन सी है?
कीर्ति पताका और कीर्ति लता, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। और विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की जो रचना वो क्या है? पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल की जो रचना वो क्या है? बिसल देव रासो। नरपति नाल की जो रचना वो क्या है? बिसल देव रासो। जगनीक की रचना क्या है? परमाल रासो। जगनीक की जो रचना वो क्या है? परमाल रासो। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। तोताए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इस चीज को नोट करिएगा। दलपति नाल भी उसी काल के हैं। आदि काल के कौन है? दलपति नाल भी उसी काल के। इनकी जो रचना वो क्या है? खुमाड़ रासो। इनकी जो रचना वो क्या है? खुमाड़ रासो। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। कबीरदास को क्या कहा जाता है? वाणी का डिटेक्टर कवि कहा जाता है। सूरदास को क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का जनक कहा जाता है। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिलीशरण गुप्त को कहा जाता है। आदि कवित्री किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है ना। तो उत्तर मध्यकाल देखिएगा। आदिकाल भी हम लोगों ने देख लिया, मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल को भी हमने देख लिया। तो मध्यकाल को हमने दो भागों में बांटा था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। अब उत्तर मध्यकाल को देखते हैं ना। उत्तर मध्यकाल कब से था? 1650 से 1850 तक। किसको बांटा था हमने? उत्तर मध्यकाल को बांटा था। अब उत्तर मध्यकाल को देखते हैं तो उत्तर मध्यकाल को ही क्या कहते हैं? रसों का काल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल को ही क्या कहते हैं? रसों का काल कहते हैं। इसी को रीतिकाल भी कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। उत्तर मध्यकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, है ना। इन्हीं में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। यहाँ पे सिद्ध है ना, रीति सिद्ध फिर रीति मुक्त, यानी पहले बांधा है फिर सिद्ध किया फिर मुक्त किया, ऐसे याद कर लीजिएगा। पहले रीतिबद्ध है फिर रीति सिद्ध है फिर क्या है? रीति मुक्त। तो मध्यकाल को 3 भागों में बांट दिया। अब पूछा जाता है किस काल के, यानी किसमें कौन कौन कवि आते हैं? तो रीतिबद्ध, जो रीतिबद्ध है ना, इसमें कौन आते हैं? केशव दास आते हैं। रीतिबद्ध में कौन आते हैं? केशव दास। और रीति सिद्ध में कौन आते हैं? बिहारी आते हैं। और रीति मुक्त में कौन आते हैं? भूषण आते हैं। रीति मुक्त में कौन आते हैं? भूषण आते हैं। अब केशव दास आते हैं तो केशव दास की रचनाएं कुछ देख लीजिए। केशव दास की रचनाएं क्या क्या हैं? रामचंद्रिका, सॉरी यहाँ पे चंद्रिका रहेगा। रामचंद्रिका किसने लिखा है? केशव दास। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। रामायण वाल्मीकि ने लिखा है। लेकिन रामचंद्रिका किसने लिखा है? केशव दास ने लिखा है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रसिक प्रिया भी किसने लिखा है? केशव दास ने लिखा है। रीति सिद्ध में कौन आते हैं? बिहारी। बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी है? सतसई। इन्होंने सिर्फ एकमात्र रचना की थी, सतसई की। और सतसई में कितने दोहों का संकलन है? 719 दोहों का संकलन है। कितने दोहों का संकलन है? 719 दोहों का संकलन है। उनकी एकमात्र रचना क्या है? सतसई। किसकी रचना है? बिहारी की। बिहारी किस काल के हैं? रीतिबद्ध के, वो भी उत्तर मध्य काल में है। इसीलिए इनको गागर में सागर कवि कहा जाता है। गागर में सागर, सॉरी, है ना, गागर में सागर भरने वाले कवि, इसीलिए इनको कहा जाता है बिहारी को। इनकी एकमात्र रचना क्या है? सही। आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, वैसे इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से कुछ समझ के अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो रीति मुक्त में कौन हो गए? भूषण हो गए। इनकी दशक और शिव बामनी इनकी क्या हो गई? पुस्तक हो गई, है ना। आगे देखिए, जैसे आप देखिएगा आधुनिक काल, है ना। हमने उत्तर मध्य यानी मध्यकाल में जो 2 भागों में बटा था, पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल, उसको देख लिया। और आदिकाल को भी हमने देख लिया और उसमें कवि और उनकी रचना भी देख लिया, उनके उपनाम भी देख लिए। अब देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है वो 1850 से अब तक, 1850 से अब तक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? आधुनिक काल ही चल रहा है। अगर आपको रिवीजन करना तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख लीजिएगा, टोटल रिवीजन कर लीजिएगा ना। तो आधुनिक काल को कब से माना जाता है? 1850 से अब तक माना जाता है। ये 4 भाग में, कई भागों में बांट दिया गया, लोगों ने कई भागों में बांट दिया गया, लेकिन जो मेन युग है उसी को देखेंगे। जैसे पहला युग जो बांटा गया वो कौन सा युग है? भारतेंदु युग है। कौन सा है? भारतेंदु
युग है। तो भारतेंदु युग में फेमस यानी मेन कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण, ये तीनों लोग इसमें मेन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण किस युग के लोग हैं? भारतेंदु युग के, है ना, भारतेंदु युग के हैं ये लोग ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हमसे क्या पूछी जाती है? रचना पूछी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हमसे क्या पूछी जाती है? रचना पूछी जाती है। तो उनकी फेमस रचना देखिएगा, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कवि वचन सुधा। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कवि वचन सुधा, यही इनकी क्या है? मेन रचना है। इनकी क्या है? मेन रचना है। चंद्रप्रभा भी इन्हीं की, और भी रचना है लेकिन सबसे मेन रचना यही पूछी जाती है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कवि वचन सुधा। बद्रीनारायण, प्रताप नारायण मिश्र उतने मेन नहीं। द्विवेदी युग देखिएगा ना, द्विवेदी युग में देखिएगा कौन कौन कवि आते हैं। तो द्विवेदी युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग में कौन आएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इन दोनों लोगों को मेन है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है रचनाएं देखिएगा, अशोक के फूल, सुर साहित्य, है ना, अशोक के फूल और सुर साहित्य। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं देखिएगा, जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती और साकेत, भारत भारती और साकेत। जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती और साकेत। मैथिली शरण वही है जिनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रकवि। और राष्ट्रकवि कहा किसने था? महात्मा गांधी ने कहा था। पिछली बार जो यूपी का एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस का 2018-19 वाला, उसी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मैथिली शरण गुप्त को जो राष्ट्रकवि कहा जाता है वो किसने कहा था? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था और यही पूछा गया था। छायावादी युग के कवि देखिएगा, सबसे मेन युग यही है ना, इन्हीं युग के जो कवियों को सबसे ज़्यादा पूछा जाता। तो छायावादी युग के जो कवि हैं ना, इनको जरूर याद करिएगा। तो कौन कौन इसमें? जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, है ना, ये लोग क्या हैं? इसके बहुत फेमस है ना, छायावादी युग के ये लोग क्या है? एकदम फेमस कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद की रचना देखिएगा, आंसू, झरना, लहर, तितली, इरावती, कमायनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, आकाशदीप, कंकाल, इंद्रजीत, है ना, यह क्या है? इनकी मेन रचनाएं हैं। इनकी क्या है? चंद्रगुप्त भी देख लीजिएगा, इंद्रजाल और चंद्रगुप्त। फिर से देखिएगा, आंसू, झरना, लहर, तितली, इरावती, कमायनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, आकाशदीप, कंकाल, इंद्रजाल और चंद्रगुप्त, इनकी इतनी फेमस रचनाएं हैं। किनकी है? जयशंकर प्रसाद की है। महादेवी वर्मा का देखिएगा, जिनको आधुनिक आदि कवि, जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है ना, तो महादेवी वर्मा का देखिएगा, निर्जा, निरसा, निहार, यामा, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा, चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, गिल्लू, है ना, यह किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की। निर्जा, निरसा, निहार, यामा, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा, चलचित्र, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये किनकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ रचनाएं देख लिए ना, पूछा जाता है निराला किसको कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हीं को कहा जाता है निराला, है ना। तो इनकी रचनाएं पूछी जाती है, तो अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, है ना। तो अनामिका और परिमल और कुकुरमुत्ता, ये सबसे फेमस रचना इनकी है ना, अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता। सुमित्रा नंदन पंत की देखिएगा रचना, सबसे फेमस रचना ये चिदम्बरा, सबसे फेमस रचना इनकी क्या है? चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना वो क्या है? चिदम्बरा है। और क्या? काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद। सुमित्रा नंदन पंत की क्या होगी? चिदम्बरा होगी। छायावादी युग, प्रगतिवादी, है ना, छायावादी युग को ही क्या कहते हैं? प्रगतिवादी। तो इसमें कौन है छायावादी? यानी छायावादी प्रगतिवादी युग में देखिएगा कवि कौन है? प्रेमचंद। प्रगतिवादी में कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचनाएं सबसे फेमस है ना, याद करिएगा, गबन, गोदान, करबला, कर्मभूमि, रंगभूमि, मंगलसूत्र, दो बैलों की जोड़ी, सेवा सदन, ईदगाह, रंगभूमि, कर्मभूमि, कफन और निर्मला। करबला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ईदगाह, है ना, गबन, गोदान, सब किनकी रचनाएं हैं? प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लमही ग्राम में हुआ था।
है ना। राहुल संस्कृतान का देखिएगा, राहुल संस्कृतान का क्या था, घुमक्कड़ शास्त्र, इन्होंने लिखा है। राहुल संस्कृतान ने क्या लिखा है, घुमक्कड़ शास्त्र। प्रयोगवादी युग की रचना, जैसे इसमें कौन कौन है, धर्मवीर भारती, कौन है, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती की कुछ रचनाएं देखिएगा, इनकी फेमस रचनाएं, इनकी भी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो धर्मवीर भारती की देखिएगा रचनाएं, जैसे ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, मुर्दों की नाव, बंद गली, इनकी कुछ उटपटांग सी रचनाएं हैं, बड़ी आप याद कर सकते हैं। जैसे धर्मवीर भारती की रचनाएं देखिए ध्यान से, जैसे ठेले पर हिमालय को ला दिया, सूरज का सातवां घोड़ा बताया, अंधा युग बता दिया, गुनाहों का देवता बता दिया, मुर्दों की नाव बता दिया, बंद गली। तो कुछ इनकी क्या है, फेमस रचनाएं हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो कुछ भी बचा हुआ है उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।